हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ रहे थे कल व्यंजन। तो व्यंजन में आपका स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन पूरा हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले थोड़ा समझ लीजिए कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है, उसके बाद लिखिएगा। अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प मतलब कम, थोड़ा सा समझ रहे हैं। किसका मतलब होता है कि थोड़ा। तो प्राण मतलब होता है वायु या श्वास, आप जो भी समझ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में कम या थोड़ा मतलब वायु बाहर निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आपका मैं एक वर्ग ले लेती हूँ, क वर्ग है। जैसे आपका पहले भी समझना है, अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। क वर्ग में आपका क, ख, ग, घ और अंग। इसी वक्त आप महाप्राण भी लिख लीजिए। एक होता है अल्प प्राण मतलब, और एक होता है महाप्राण। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। भी लिखना नहीं है, बस समझना है। समझ लीजिए फिर लिखवा देंगे। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का प्रयोग कम होता है या कम श्वास बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक बाहर निकलती है वो महाप्राण होता है। अब आप शब्दों से एकदम स्पष्ट है, अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से समझिए। तो अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब जैसे होता है ना, महा मतलब कि ज्यादा है, अधिक है, और प्राण मतलब वायु या श्वास। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है या अधिक श्वास बाहर निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। अब आप कैसे समझेंगे जिसमें किसके उच्चारण में कम होता है किसके उच्चारण में ज्यादा होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप पढ़ के देखिए, क, ख, ग, घ और अंग। अब आप पढ़िए क, ख मतलब क बोलेंगे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी रहेगा। ख तो थोड़ा सा उसमें आपको देखिए ना, थोड़ा सा जैसे लग रहा है ना कि थोड़ा मतलब बड़ा है या फिर थोड़ा वजन है, या मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है ना क की अपेक्षा। ग, घ को देखिए, घ मतलब लग रहा है कि हाँ थोड़ा भारी है या थोड़ा बड़ा है, कुछ भी। अगर आपको ऐसा उच्चारण करके देखिए, उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब पढ़िए क, ग, अंग, लेकिन ख, घ, ख, घ जैसे लग रहा है कि हाँ बड़ा है, भारी भरकम, मतलब कोई चीज मतलब कुछ बड़ा है, क से तो बड़ा है, ऐसा हो रहा है ना। तो वही आपका क, ग और अंग क्या है, अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब हर वर्ग का, हर वर्ग मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो हर वर्ग का, हर लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है आज। हर वर्ग का पहला, दूसरा, सॉरी, हर वर्ग का पहला, तीसरा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण है। क, ग, अंग, अब आप एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म। आप खुद ही पढ़िए। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे ख, घ, ख, घ, तो इसको पढ़ने में क और ग की अपेक्षा अधिक समय देना पड़ रहा है, या अधिक मतलब आपको श्वास बाहर निकालना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो महाप्राण है, उसमें श्वास का प्रयोग आप अधिक कर रहे हैं। तो आप अगर जैसे अगर हमेशा के लिए याद रखना है तो आपको ये याद होना चाहिए कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा या 135 याद कर लीजिए।
135। बस इसी को याद कर लीजिए कि 135 अल्पप्राण है। अगर माइंड में एक बार सेट हो जाएगा कि मतलब देखिए एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है 135 मतलब 135 एक ट्रिक है कि 135 क्या है, अल्पप्राण है। तो आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा कि 135 अल्पप्राण है और आपका तो महाप्राण अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। और उसके बाद दूसरा और चौथा क्या होता है वो भी लिख देते हैं, आपको समझ आएगा कि दूसरा और चौथा क्या होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण बहुत ही जरूरी है। मतलब एक तरह से आपको मैं सच बताऊं तो व्याकरण का हर एक टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं से किसी भी तरीके से प्रश्न बना सकता है, लेकिन अल्पप्राण, महाप्राण, आपका स्पर्श व्यंजन, ये जो है मतलब जो वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, घोष है, अघोष है, इन सबसे प्रश्न तो ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आई बस समझ में। तो आपको इतना बस समझना है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्पप्राण। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। तो अब हम लिखेंगे अल्पप्राण, अल्पप्राण। फिर एक थोड़ा सा वो लिख लीजिए, हाँ ठीक है, तो उससे अल्पप्राण और महाप्राण ऐसे लिख लीजिए, अल्पप्राण और महाप्राण। अब इसको नोट करना है। ठीक है, देखिए उच्चारण में अभी तक समझा रहे थे, अब लिखवा रहे हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद है, दो भेद है। व्यंजन के दो भेद हैं। पहला है आपका अल्पप्राण, पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। देखिए कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। या फिर बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी ऐसे भी प्रश्न, तो ये आप याद रखिएगा कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन के दो ही भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अब आप हेडिंग डालिएगा अल्पप्राण, न समझ में आए तो पहले खूब अच्छे से वीडियो को सुन लीजिए, फिर उसके बाद नोट करिएगा। देखिए अल्पप्राण में जिनके उच्चारण में श्वास जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले, अल्प मात्रा में निकले और जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि, हकार जैसी
हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। देखिए ये व्याकरण, इसमें थोड़ी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का, हर वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हर वर्ग का पहला, दूसरा, पहला, तीसरा होना चाहिए यहाँ पे, पहला, तीसरा और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। जैसे क, ग, अंग, ठीक है, च, ज, इय। इसके नीचे जैसे क, ग, अंग, च, ज, इय। हो गया। अब ऐसे आप हर वर्ग समझ लीजिएगा। इसके बाद और लिखिए अंतस्थ व्यंजन भी। लिखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ, इसके ऊपर लिखूंगी अब। हर वर्ग का आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और पूरा स्वर समझ लीजिए तरफ से। पूरा स्वर मतलब अ से लेके अ तक जो 11 स्वर है आपके, वो क्या है? अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और पूरा स्वर अल्प प्राण है। यहाँ पे आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, च, ज, इय, उसके बाद ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म। ये पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं एक दिन कोशिश करूंगी, जैसे किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा समय रहेगा तो मैं अल्प प्राण महाप्राण पूरा लिख के आपको बता दूंगी। अब लिखिए महाप्राण। महाप्राण तो अल्प प्राण में था कि जिनके उच्चारण में कम सांस बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास
अधिक मात्रा में निकलती है और जिनमें हकार जैसी ध्वनि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में निकलती है और हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, उसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है लेकिन इनमें होती है। ध्वनि विशेष रूप से रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। महाप्राण है। जैसे 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 लिखिए, देखिए लिखना तो जरूरी है। आप अभी हो सकता है समझ जाए, लेकिन अगर कुछ महीने बाद या कुछ समय, हफ्ते भर बाद आप देखिए, नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे ख और घ, छ और झ, ठ ढ, थ और ध। दूसरा और चौथा वर्ड याद रखिए, ह और भ, और उसके नीचे और लिखिए, और उष्म व्यंजन, और उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कहाँ से आए? श, ह, स, ह। क्या है? महाप्राण। महाप्राण है। देखिए वो समझ लीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। महाप्राण, ठीक है। कल मैं एक तरफ अल्पप्राण और एक तरफ महाप्राण लिख के फिर से बता दूंगी आप लोगों को, अगर आज में समझ आ गया हो। मतलब कि दूसरा और चौथा वर्ड प्लस पूरा उष्म व्यंजन, जो 4 उष्म व्यंजन है, ये सभी क्या है? महाप्राण है, ठीक है। तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण में दूसरा और चौथा। हो सकता है इसको समझाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।